बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की पार्लियामान में सियासतदान आवाम के मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करते हैं और ऐसा करने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों का आपस में बात करना अहम समझा जाता है। मगर वतन अजीज़ की सियासत और सियासतदान हर गुजरते दिन के साथ पहले से भी ज़्यादा तकसीम का शिकार नजर आ रहे हैं। 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुश्किलात का शिकार नजर आ रही थी, तो अब 2024 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को बज़ाहिर वैसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में तमाम सियासी जमातें आखिर एक साथ क्यों नहीं बैठना चाहती? क्या इसकी बड़ी वजह उनके ज़ाती मुफादात हैं या वजह कुछ और है? नाज़रीन, आज की बात यह है कि पाक ईरान कशीदगी वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास मामूल के दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान का ईरान को पैगाम, पाक ईरान वज़राए खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। हालिया तनाव खत्म करने पर इत्तेफाक किया गया। कशीदगी बढ़ाने में दिलचस्पी है, ना ही ख्वाहिश पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आज हम बात करेंगे नून लीग का इंतखाबी मंशूर तैयार, 27 जनवरी को पेश किए जाने का इम्कान। नून लीग का मुकाबला करने वाला कोई नहीं। मरियम नवाज की मुखालिफिन को ललकार, कहती हैं लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले मैदान में आकर मुकाबला करें। और नून लीग मंशूर लंदन भूलाई, मंशूर होता तो ऐलान किया जाता पीपल्स पार्टी का तंज। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि चौथी बार भी मुझे क्यों निकाला का रोना धोना होगा। बिलावल भुट्टो की नून लीग पर तंज, कहते हैं बड़ी मुश्किल से शेर नजर आया, ऐसा ना हो फिर छुप कर बैठ जाए। और साइफर केस जेल ट्रायल का कदम करार देने का फैसला चैलेंज, हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया, वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया है। इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे खालिद फारूकी साहब। मैं आपसे आगाज़ करूंगी सलमान आबिद साहब। पाक ईरान कशीदगी जो है, अब वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती का अहम इजलास है। मुल्क की दिफा के लिए क्या क्या अहम फैसले आपके ख्याल में मुतवक्के हैं? अच्छी चीज़ ये है कि ईरान और पाकिस्तान दोनों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग हमें देखने के 24 घंटे में कि मामलात को ख़राबी की तरफ ना लेके जाया जाए। और पाकिस्तान ने भी आज बड़ा दो टोक अंदाज से कहा है कि हम अमन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। चाइना ने भी इस बारे में कहा कि पाकिस्तान और ईरान को सालसी के साथ मामलात आगे बढ़ाने चाहिए। रूस ने भी यही बात की और दीगर ममालिक की तरफ से भी इसी तरह का पैगाम आया। तो इसका मतलब है कि लार्जर सतह के ऊपर ये एक नैरेटिव मौजूद है कि हमें मामलात को बंद गली में नहीं लेके जाना। और जो पाकिस्तान ने किए जवाबी वार किया और जो इनिशिएटिव ईरान ने लिया, उसके बाद ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और जो भी तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान के हैं और ईरान के हैं दहशतगर्दों के हवाले से, उनको टेबल टॉक का हिस्सा बनना चाहिए। यही जमहूरियत का हुस्न होता है और यही अमन की सलामती के ज़मान में इन्हीं चीज़ों को बुनियाद बनाया जाता है। तो अब ये बुनियादी तौर पर गेंद ईरान की कोर्ट में भी है कि ईरान अब कोई नया फर्दर इनिशिएटिव लेने की बजाय मामलात को गुफ्तो शनीद के साथ हल करने की कोशिश करे। उसकी एक वजह है, मसला सिर्फ ईरान और पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि अगर ये कशीदगी होती है तो इसका एक लार्जर इम्पैक्ट जो है पूरे रीजनल पॉलिटिक्स के ऊपर पड़ेगा। और साथ साथ फिर इस्लामी ममालिक के अंदर भी उसका इम्पैक्ट हमें नजर आएगा, क्योंकि ये दोनों इस्लामी ममालिक हैं। और मैंने जैसे कल कहा था कि अगर ये कशीदगी आगे बढ़ती है तो उसमें फ़िरका वाराना पहलू जो है या शिया सुन्नी जो तनाजुर है वो भी उभर के सामने आ सकता है। तो इस वक्त हमें इसके ऊपर जल्दी पर तेल लगाने की बजाय एक मरहम ये रखना चाहिए कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। ईरान ने पहले भी कल कहा था कि जो इनिशिएटिव लिया वो दुरुस्त इनिशिएटिव नहीं था। उसको जो पहले की तरह जो कॉपरेशन वाले मैकेनिज़म्स हैं, जो तबादला ख्यालात वाले मैकेनिज्म है, उन्हीं की बुनियाद पे आगे बढ़ना चाहिए था। पाकिस्तान ने भी दो टोक अंदाज में बता दिया कि इस तरह की खुद मुख्तारी पर जो चैलेंज किया जाएगा पाकिस्तान को, तो वो भी कबूल नहीं करेगा और ना इस तरह की कुछ जाहिरियत को कबूल किया जाएगा। ईरान ने जो कुछ किया, मुझे लगता है कि पिछले 48 घंटों के अंदर ईरान के अंदर भी ये रियलाइजेशन हुई है कि हमें मामलात को अब आगे नहीं लेके जाना। ये तो अभी आपने कहा कि वज़राए खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, तो इसका मतलब है कि कुछ अच्छे साइन हैं और इनको यहीं पर जाके डील कर लेना चाहिए। और जो बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में भी एक बड़ा इत्तफाक राय देखने को मिला है और सबका एक ही मौक़िफ़ रहा है कि ईरान ने जो कुछ किया वो गलत था, पाकिस्तान ने जो कुछ किया वो दुरुस्त था। लेकिन आगे की तरफ जाने के लिए हमें हालात को कशीदा बनाने की बजाय पुरअमन बकाए, जिसे कहते हैं अमन के साथ मामलात को आगे लेके चलना चाहिए।
इसी में पाकिस्तान की बका भी है, इसी में ईरान की बका भी है और इसी में खित्ते की सियासत भी हमारी जो है ना वो नजर आएगी अगर हमने मामलात को खुशउस्लूबी से और बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश की। ठीक है, नसीर वागा साहब, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से आज मुल्की दिफा के लिए अहम फैसले किए जाने हैं, कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास है, क्या अहम फैसले मुतवक्के हैं आज के इजलास में? और ये जो पाक ईरान कशीदगी है, इसका हल आप क्या देख रहे हैं? नसीर वागा साहब, इज्तनाब किया जाए और किसी किस्म का कोई ऐसा नया इशू खड़ा ना हो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान। एक तो मैं यकीन से आपको कह रहा हूँ कि एक उसमें ये अहम तरीन फैसला होगा कि हमने आइंदा अपने हालात किस तरह रखने हैं ईरान के साथ। ये यकीनी तौर पर इस आला सतही इजलास में ये चीजें सामने आएंगी। असल बात यह है कि इस खित्ते में जितने ममालिक हैं वो कशीदगी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। मेरा ख्याल है इस वक्त दुनिया अमन की तरफ जा रही है। अलबत्ता जो ईरान ने किया उसको पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से जो सही मुंह तोड़ जवाब मिला, मेरा भी ख्याल वो दोबारा ऐसी गलती करेंगे। लेकिन दोनों ममालिक ने एक चीज पर इत्तफाक किया है कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो कुछ भी किया है, ये टेररिस्टों को खत्म करने के लिए, उनके ठिकानों पर हमला करने के लिए, इसके लिए ये स्ट्राइक्स की गई है। ताहम अगर दोनों ममालिक इस चीज पे बिल्कुल राजी हैं तो मेरा ख्याल है हम जो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और मुझे ये पूरा यकीन है कि शायद आइंदा मुस्तकबिल में ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात वैसे पहले भी कभी खराब नहीं हुए थे। सलमान आबिद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हमारा ये जो मजहबी टच है ना, ये शिया सुन्नी वाला, अल्लाह ना करे इस तरह की कोई चीजें सामने आए तो वो हमारे लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित होंगी। दोनों ममालिक इंतहाई अक्लमंदी से इस वक्त सुलह सफाई और अमन की जानब गामजन है, और यही इस खित्ते की बेहतरी है। और मेरा ख्याल है हम मुस्लिम मुल्क है, मुस्लिम बरादर मुल्क हैं, और हमारे दरमियान ये कशीदगी जो है किसी तरह भी जायज नहीं है। और बाकी ये देखें कि पाकिस्तान इस वक्त एक तरफ तो भारत है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भी हालात ठीक नहीं है। अगर ईरान के साथ भी इस तरह के इशू खड़े हो गए तो पाकिस्तान के लिए मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान के जो वज़ारत ख़ारिजा के लोग हैं और जो दूसरे फैसला साज इदारे हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, और ये इनको यही चाहिए था कि हम इस इशू को अच्छे तरीके से टैकल करें और इसको क्लोज करें। मजीद कशीदगी बढ़ाने से जो है इज्तनाब किया जाए और आपस में दोस्ताना और मोहब्बत के जो मरासम हैं उनको फरोग दिया जाए। इस वक्त ये इस खित्ते की जरूरत है, और खास तौर पर देखिए पाकिस्तान 8 फरवरी को इलेक्शन की जानब जा रहा है, और अगर इस तरह के कोई और वाकयात अल्लाह ना करे हुए तो हमारा इलेक्शन जो है उससे इफेक्ट होगा। जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, और अगर बाहर की इस तरह की दखल अंदाजी हुई तो हमारे लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान की हुकूमत ने और जो इस वक्त फैसला साज लोग हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत अक्लमंदी से इस चीज को कवर किया है, और गलती हुई अगर खुदा न करे कि ये जो आग जलने लगी थी उसको मुकम्मल तौर पर उन्होंने बुझा के बहुत ही एक अच्छा इकदाम किया है, और यही पाकिस्तान के हक में और ईरान के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ईरान ने भी रियलाइज किया है कि हमने गलत किया है और उन्होंने ज्यादती की है। ठीक है रजी साहब, सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला मुल्क ईरान, और हम एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे कि इसराइल पर अटैक करेगा ईरान, उल्टा हम पर हमला कर दिया। और जो सारा अगर हम देखें गजा का जो सिनेरियो है वो इससे किस हद तक मुतासिर होगा? देखिए गजा का सिनेरियो जो है वो तो अफेक्ट हो गया है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ज़ेरे बहस जो है वो गजा की सूरत हाल नहीं है अगर हम नेशनल नैरेटिव की बात करें, बल्कि वो पाक ईरान जो कशीदगी है उसकी सूरत हाल है। देखिए हम अच्छी अच्छी बातें तो ईरान की बताते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं बताते कि इनकलाब के बाद 1982 के अंदर पेशावर तक पासदाराने कोयटा तक पासदाराने इनकलाब आए थे, और फिर किस तरह कोयटा स्टेडियम के अंदर जो है वो उन्होंने खून की होली खेली थी, और उस वक्त के अखबारात के अंदर जो है वो खबर छोटी सी छप भी गई थी। फिर हम ये भी नहीं बताते कि जब 16 दिसंबर हुआ है तो ईरान ने पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्सों पे कब्जा कर लिया था, और शाह ईरान ने ये कहा था कि जब बकरा कटने लगता है
तो हर कोई अपने अपने हिस्से की जो रान होती है या दस्ती होती है उस पर हाथ रख देता है। तो हम भी अपना हिस्सा वसूल करने आ गए। हमने फिर बड़ी बात में उनकी मिन्नत तरले करके उनको वहां से वापस किया था। तो ये जो ईरान का जो रवैया है वो मुस्बत तो हम पढ़ाते रहते हैं ना बच्चों को, लेकिन ये वाला रवैया जो है, और इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। मेरी वहां पे मुकामी लोगों से बात हुई है जो उस खित्ते के अंदर, जो उस इलाके के अंदर रहते हैं, जो उस जहाँ पे ये उन्होंने मिसाइल मारे थे। तो उन्होंने कहा ये तो कोई नई बात नहीं है, ईरान अक्सर ईरानी महाफिन भी आ जाते हैं इधर और आके तो यहाँ पे लूट मार करते हैं, लेकिन जब भी हम अपने लोगों को शिकायत करते हैं तो ईरान आगे से कोई जवाब या माजरत पेश कर देता है और हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती कि जनाब ये आगे यहाँ पे लूट मार कर जाते हैं। ये पहली दफा था कि ईरान ने कोई जवाब पेश करने की बजाय पब्लिकली चैलेंज किया कि जनाब हम तो ये किया है और करेंगे भी, जिसके जवाब के अंदर अगर हम इसको काउंटर ना करते तो फिर हम और कुव्वतों को भी ये दावत देते। तो हम तो 26 फरवरी को आने वालों को, 27 फरवरी को आने वालों को चाय पिला के रुखसत कर चुके हुए हैं यहाँ से, और हमारी चाय बहुत मजेदार होती है। अगर किसी को फैंटास्टिक टी होती है जो जिसको हम पिलाते हैं वो भी तारीफ करता हुआ वापस जाता है। तो हमने कहा कि चले ईरानी भाइयों को भी चाय या कहवा पेश किया जाए। तो वो उसके बाद फिर उन्होंने मुनासिब ख्याल समझा कि वो अपना बरादरम वाला बयानिया बहाल कर लें। अच्छा, तो रज़ी साहब अब पहले की तरह जो हालात हैं वो मामूलात हैं आप बेहतर होते देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि दोनों ममालिक के मफाद के अंदर है कि ये मामला जो हैं उस तरफ का रुख ना करें जिस तरह आज कुछ नामालूम और गैर मारूफ वेबसाइट ने ये खबर भी फोड़ी कि ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है। और मैं ईरान से गुजारिश करूंगा कि वो अमेरिका और सद्दाम की जो लड़ाई थी उसके अंदर किस तरह सैकड़ों टैंक जो थे वो अमेरिकन ने सद्दाम साहब के उड़ा दिए थे। जरा वो तारीख पढ़ लें कि जब आप सहरा के अंदर डिप्लॉयमेंट करते हैं तो आप कितने एक्सपोज्ड होते हैं टू द एनिमी, और खास तौर पे जब हमारे पास इफेक्टिव ड्रोन सिस्टम भी मौजूद है और हमारे पास जो है वो जेएफ थंडर भी मौजूद है। ठीक है, चाइना की जो कंडीशंस हैं उसके तहत हम J-10 को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास J-17 है, थंडर है। तो इसलिए इस तरह की अगर कोई ऐसी हरकत है, और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने हाई अलर्ट पे रखी हुई है अपनी डिप्लॉयमेंट, लेकिन वो खबरें ऐसी वेबसाइट से दी जा रही हैं जो कि गैर मारूफ हैं, पहले उनके बारे में कहीं सुना नहीं गया, रिलायबल भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि ऐसी खबरों से भी हमें होशियार रहना चाहिए, इनको नजरअंदाज करना चाहिए। इस वक्त डिप्लोमेसी अपना रोल प्ले कर रही है, दोनों साइड की, उसे अपना रोल प्ले करना चाहिए। और ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जारी है इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके अंदर भी ये बात बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ और बड़े एतमाद के साथ नोट की गई होगी कि हमने अपने अहदाफ एग्जैक्ट प्रिसीजन के साथ जो है वो अचीव किए हैं। हमारी अस्करी क़यादत उस वक्त उसका बकायदा जायजा ले रही थी, और जो कंट्रोल रूम बना कोयटा के अंदर उसके ऊपर बकायदा एक एक चीज, एक एक लम्हे की वीडियो महफूज हो रही थी। तो अगर ईरान ने अपना कोई टारगेट अचीव किया है या उन्होंने कोई जो है वो दहशतगर्द मारे हैं तो उनके पास यकीनन वीडियो होनी चाहिए। हमारे पास तो वीडियो भी है, आइडेंटिटी भी है, दहशतगर्दों के नाम भी हैं, और उनको हिट होते हुए हमारे पूरे सिस्टम ने रिकॉर्ड भी कर लिया है, और जब जरूरत भी होगी तो हम पेश भी कर देंगे। ठीक है, खालिद फारूकी साहब मेरे ख्याल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद फारूकी साहब, जिस तरह से पाक ईरान वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है और हालिया तनाव ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है, और ये बताया गया है जलील अब्बास जिलानी की जानिब से कि ऑपरेशन का मकसद सिर्फ दहशतगर्दों के कैंपों को निशाना बनाना था, आपको लग रहा है कि मामूलात जो है वो पहले की तरह हो जाएंगे? मेरे ख्याल के मुताबिक जब तक ईरान अपना रवैया तब्दील नहीं करता अपने हमसाया ममालिक, बिलखुसूस मुसलमान ममालिक और बिलखुसूस पाकिस्तान के हवाले से, हम जैसे अभी रज़ी साहब कह रहे थे, ये हकीकत है कि पिछले अगर आप 70 साल की तारीख को भी देखें तो ईरान में जो शाह का दौर था, यानी इस्लामी इनकलाब जो इमाम ख़ुमैनी का इनकलाब था, उससे पहले का जो दौर था, उस दौर में भी ईरान एक बालादस्त रियासत के तौर पर पाकिस्तान के साथ ट्रीट करने की कोशिश करता रहा।
और जो वाक़े पे दी जाती रही वो कोई दोस्त मुल्क वाली नहीं थी, बल्कि वो एक मेहरबान और बालादस्त और पाकिस्तान की तो पहली रियासत समझते थे, खुद को एक बालादस्त रियासत समझते थे। और इस इनकलाब के बाद जो 79 वाला था, एक मसला और भी पेश आया, वो ये कि ईरान ने अपना वो इनकलाब अपने बरातर मुल्कों को, अपने दोस्त मुल्कों को, अपने इस्लामी मुल्कों को, जो दोस्त मुल्क थे, भाई थे, उन सबको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हम सबको मालूम है कि 80s का जो अरसा था वो पाकिस्तान के लिए कितना दुश्वार रहा। हमारे यहाँ फिरकावारियत बढ़ गई और हमारे यहाँ जो लोग थे बहुत से, उन्होंने बजाय इसके कि पाकिस्तान को वो अपना एक मुल्क के तौर पर मानते, वो नजरियाती तौर पर ईरान के साथ ज्यादा जुड़ गए। ये एक बड़ी तकलीफदेह सूरत हाल थी और इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर नहीं जो पाकिस्तान में रहते, बल्कि जिस तरह से नजरिया एक्सपोर्ट किया गया उसके नताइज ये सामने आए थे। अब ये जो हम देखते हैं कि जब कभी ईरान को मौका मिलता है, कश्मीर के इशू पर तो वो यकीनी तौर पर कश्मीरी अवाम के साथ खड़ा होने की बात करता है। जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान को मामला आता है तो अब ईरानी खारजा पॉलिसी में जो बड़ी तब्दीली आ चुकी है वो ये कि वो भारत को तरजीह देते हैं। उनके तमाम तजारती ताल्लुकात, उनकी चाबार बंदरगाह या दूसरे तीसरे सारे ताल्लुकात जो है वो भारत के साथ है। अच्छा, अब इसमें उन्हें आज़ादी है कि वो भारत के साथ ताल्लुकात रखे। इसी तरह पाकिस्तान को ये आज़ादी है कि वो अरब ममालिक के साथ और अपने इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात रखे जो हमेशा उसके साथ अच्छे मिसाली एक मामला ताल्लुक में रहे हैं। लेकिन ईरान को यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि वो पाकिस्तान को इस बात की इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है, या वो समझते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको अरब मुल्कों के साथ और गल्फ में अपनी एक पॉलिसी के साथ चलना चाहिए। मेरे ख्याल के मुताबिक ये तनाज़ा अभी खत्म नहीं हुआ। ये जरूर है कि ठहराव आ गया है, तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है। तो खालिद फारूकी साहब, क्या वजह है? पाकिस्तान का तो दो टोक मौक़िफ़ है कि कशीदगी बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं है और ना ही ये ख्वाहिश है। हम तो पहले ही अफगानिस्तान से डसे हुए हैं। आपका क्या ख्याल है, दहशतगर्दी का नासूर जो है वो हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? ये सिर्फ दहशतगर्दी की वजह नहीं है, मैं आपको ये बताऊं ना, ये तो उन्होंने एक रीजन बता दी और रीजन भी बड़ी एक गैर माकूल सी है कि दहशतगर्दों का वो ग्रुप ईरान से पाकिस्तान की तरफ आ रहा था। अगर उन्होंने दहशतगर्दों को टारगेट करना होता तो वो ईरान के अंदर उनको टारगेट कर लेते। पाकिस्तान के अंदर वो पहुंच गए, यहाँ वो स्टे कर लिया, उनको सब मालूम हो गया, उसके बाद उन्होंने यहाँ उनको टारगेट किया। ये मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की। बुनियादी तौर पर मैं ये बता रहा हूँ कि जो अभी जो गल्फ की जो सूरत हाल है, जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, उसका ये ईरान को एक गुस्सा भी है, ईरान के अंदर आइसोलेशन भी है, और मुझे ये लगता है कि ईरान को ये खदशा है कि अमेरिका या इसराइल या ये अरब वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो नया महाज ईरान के खिलाफ डायरेक्ट भी खोल सकते हैं। अभी हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई का भी एक खदशा जाहिर किया जा रहा है। हम नहीं समझते कि उस तनाज़े को बाहर फैलना चाहिए। उस तनाज़े को हिजबुल्लाह हो या ईरान हो या हमारे ब्रादर दोस्त, मतलब हमारे बिल्कुल हमारे एक ही हम समझे कि मुसलमान मुल्क हैं। लेकिन ये है कि जिस तरह की पॉलिसीज ईरान की हैं अपने हमसाया मुल्कों के बारे में, अरब मुल्कों के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, उनकी देखे ना, उनका दोस्ती उनकी भारत से है। इसराइल पर उन्होंने कभी अटैक नहीं किया, वार्निंग्स वो इसराइल को देते रहते हैं। हमास बेचारे, हमास के लोग जो हैं वो जो कुछ भी फैसला कर बैठे उसके पीछे भी यकीनी तौर पे जो सोच पाई जाती थी वो ईरान की तरफ से उनको मिली और उनको सपोर्ट मिली, अखलाकी मदद मिली, मुशावरत उनको मिली। अब जब वो जंग में मारे गए और इतनी बड़ी तादाद में शहीद हो गए तो प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो गजा में जो इस वक्त तनाज़ा जारी था उसकी तरफ से तवज्जो हट गई है। पाकिस्तान की आवाम की तवज्जो अब ईरान की तरफ हो गई क्योंकि ईरान ने ये इकदाम कर लिया। अब मेरे अपने ख्याल के मुताबिक इसी हल का सिर्फ एक ही तरीका है, ईरान अपने इस वाक़े पर जो 2 दिन 3 दिन पहले हुआ उस पर पाकिस्तान से बाकायदा तौर पर माजरत करे। अच्छा। पाकिस्तान कतई तौर पे ईरान के साथ ये नहीं चाहता कि हम कोई ऐसी सिचुएशन में जाएं जहाँ पे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद खराब हो। हम इन ताल्लुकात करना चाहते हैं, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ईरान के साथ हमारा तनाज़ा हो। लेकिन ये देखिए ना, हमें तो अफगानिस्तान की पहले फिक्र पड़ी हुई है। हमने उन लोगों पे एहसान किया, सारा कुछ किया, और उन लोगों ने हमें क्या इसके बदले में दिया? वो हमारे इलाकों पर जाके तो वो समझते हैं कि इन पर उनका हक है। वो आज ड्यूरेंट लाइन का 100 साल पुराना किस्सा फिर उठा के बैठ जाते हैं। ना अफगानिस्तान में कोई भी तबका जो है, तालिबान से हो या दूसरे हो, कोई पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं कर रहा। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ईरान से कशीदगी बढ़ाने की ख्वाहिश नहीं रखते, और यही निगरान पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा जो है उनका मौक़िफ़ भी है और ये सामने भी आ चुका है। और हम इस चीज़ पर इत्तेफाक करते हैं कि हम पहले ही अफगानिस्तान से डसे हुए हैं, अब हम किसी किस्म की मज़ीद कशीदगी जो है उसके मुतामिल नहीं
नहीं हो सकते। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे। नून लीग का इंतखाबी मंशूर तैयार हो गया है और 27 जनवरी को पेश किए जाने का इम्कान है। इस पर तनकीद भी की जा रही है, दीगर पार्टी की जानिब से तंज भी किया जा रहा है। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ मुल्क में इंतखाबी गहमा गहमी की बात कर लेते हैं। नून लीग का इंतखाबी मंशूर तैयार है, 27 जनवरी को पेश किए जाने का इम्कान है और मरियम नवाज मुखालिफिन को आज जलसे में ललकारती हुई नजर आई। कहती हैं कि नून लीग का मुकाबला करने वाला कोई नहीं है और लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले मैदान में आकर मुकाबला करें। और मंशूर पर पीपल्स पार्टी की जानिब से तंज किया गया कि नून लीग अपना मंशूर लंदन भूल आई है, मंशूर होता तो उसका अब तक ऐलान कर दिया जाता। नसीर वागा साहब, आप क्या कहेंगे? नून लीग का इंतखाबी मंशूर अब 27 जनवरी को पेश किए जाने का इम्कान है और इरफान सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि नून लीग का जो मंशूर है वो 36 कमेटियों की तजावीज़ और इक़दामात का जामे होगा। आपके ख्याल में वाकई ये मंशूर अवामी होगा? आप इससे अंदाजा लगाएं कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं और 27 जनवरी को अभी मंशूर पेश होगा। क्या टाइम है, कितना लोग समझेंगे? अच्छा, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज पहले 10-11 कब जी, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूं, कभी इन्होंने आज तक अपने मंशूर पर अमल किया है? आप जनाब साबिक वजीर आजम चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो रह चुके हैं, उनका भी इसी तरह का कोई घरों का मंशूर था, वो भी पूरा ना हुआ। फिर अब बिलावल भुट्टो साहब ने अपना मंशूर जो है अभी चंद दिन पहले वो अनाउंस किया है। अब नून लीग आ रही है, फिर उसके बाद JUI अपने मंशूर बताएगी। तो ये मंशूर तो महज एक रवायती बात है। मंशूर पर कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक अमल किया हो तो कोई मुझे बता दे। ये तो अवाम को धोखा देने वाली बात है और ये सारी पार्टियां करती ये हैं, लोगों को बताती कुछ हैं और करती कुछ हैं। लोग अब इनके धोखे में कब तक इस सियासतदानों के आते रहेंगे? भाई अमली तौर पर जो ये कहेंगे कोई अमली तौर पर करे भी तो सही ना। अब इस वक्त जो सूरत हाल आपके सामने आ रही है मरियम नवाज की और जनाब नवाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब उनको बड़े बड़े जलसों में जाके खिताब करने के लिए कह रहे हैं और एक चीज पर आप गौर करें कि हमजा शहबाज कहाँ है और शहबाज शरीफ कहाँ है। ये वही बातें हैं जो लोग करते थे कि मतलब ये दरमियान में कोई ना कोई ऐसी चपकलश नजर आ रही है ना, उनको वो तो इस तरह नहीं सामने लाइमलाइट में आ रहे जैसे उनको आना चाहिए था। अब मरियम नवाज ही इसका मतलब है मियां नवाज शरीफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये चीजें अब लोगों के सामने आना शुरू हो गई हैं। पहले तो ये चीजें थोड़ी सी पीछे थी, ढकी छुपी थी, लेकिन अब ये मंजरेआम पर आ रही हैं। आप देख लें सारे जलसे, सारा निजाम, हर चीज जो है वो मियां नवाज शरीफ के बाद वो मरियम नवाज कर रही हैं। लिहाजा मुस्लिम लीग के अंदरूनी जो सियासत है वो खुल के सामने आ गई है। मैं बार बार हमजा शहबाज का जिक्र कर रहा हूँ कि वो तो किसी भी उन्होंने जलसे से खिताब इस तरह मतलब किसी बड़े जलसे में जैसे मियां नवाज शरीफ साहब जलसों में उनका जिक्र करें, शहबाज शरीफ का जिक्र करें। शहबाज शरीफ साहब अलबत्ता कोई जलसा अगर किसी में खिताब करते हैं तो वो मियां नवाज शरीफ का जिक्र जरूर करते हैं। मेरा मकसद कहने का ये हरगिज़ नहीं है कि कोई इनके दरमियान कोई नफरत, कोई ना कोई इंटरनल ऐसा इशू नजर आ रहा है कि ये बात है। अब इनका ये जो आपने मंशूर का सवाल किया था तो कर लें भाई, 27 तारीख को मंशूर दे लें। मंशूर देने के बाद क्या होना है लोगों को पता तो है ही कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी बरसर, अच्छा जब अगर ये एक जमातों की मिलकर हुकूमत बनेगी तो मुझे बताइए फिर किसका मंशूर प्रिवेल करेगा? क्या अगर फर्ज करें पीपल्स पार्टी के साथ इनको बैठना पड़े मिसाल के तौर पे, तो बिलावल भुट्टो का मंशूर तो कुछ और होगा और नून लीग का मंशूर कोई और होगा, JUI का और होगा, पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी का मंशूर और होगा। भाई ये मंशूर तो एक मजाक है, लोगों को एक लॉलीपॉप देने वाली बात है। ये तो लॉलीपॉप है, ये तो है ना एक लॉलीपॉप है लोगों को कि जी आप ये लॉलीपॉप ले ले, आप देखते रहेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। बेचारे अवाम जो इनकी बातों में आ जाते हैं वो समझते हैं कि जो ये कह रहे हैं शायद वो बिल्कुल 100% दुरुस्त होगा और हमारी किस्मत बदल जाएगी। आने वाली हुकूमत जो ये कह रही है, जो मंशूर दे रही है, इस पे अमल दरामद होगी। कुछ नहीं होगा ना, ये कोई मंशूर पर आज तक किसी ने अमल दरामद किया है। देते हैं मंशूर, बात तो अमली तौर पर करने की, इतने साल उन्होंने हुकूमत की है,
उस वक्त भी तो यही मंशूर था ना, अब कौन सा नया मंशूर आएगा? ये 4-4 दफा जो हुकूमतें कर चुके हैं, उस वक्त तो अवाम की हालत नहीं बदली, अब ये मंशूर से अवाम की हालत बदल लेंगे? ऐसा हरगिज नहीं है। आप देख लीजिएगा, अगर इनकी हुकूमत आ भी गई, भाई मैं इनकी नहीं, किसी भी पोलिटिकल पार्टी की, कभी किसी पोलिटिकल पार्टी ने आज तक अपने मंशूर पर अमल दरामद किया हो तो मुझे कोई बता दे। ये सब एक धोखा है, ये फेक है अवाम के लिए। रजी साहब ज़रा रोशनी डालें, एक मंशूर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और दूसरा ये कि जिस तरह से अभी वागा साहब ने सवाल उठाया है, नून लीग की इंतखाबी मुहिम में अब नवाज शरीफ की बजाय मरीम नवाज मरकज़ महवर हैं, क्यों? और हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। आज के जलसे से भी नवाज शरीफ साहब ने खिताब करना था लेकिन नहीं किया। देखिए, पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, कल उसका जो जलसा था हाफिजाबाद का, उसमें उन्होंने पहले खुद खिताब किया और अपने बाद उन्होंने मरियम नवाज शरीफ को खिताब करवाया। तो ये एक किस्म का सिंबॉलिक था कि वो अपनी लेगेसी किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, अपनी वोट बैंक को क्या कह रहे हैं कि उनके बाद जो है वो मरियम नवाज शरीफ होंगी। और हमें पॉजिटिव रखना चाहिए कि यकीनन कोई ना कोई मसाइल होंगे। आज मंशूर बड़ा अहम है जी, पीपल्स पार्टी ने भी मंशूर जारी किया है और बिलावल साहब ने 38 लाख घर बनाने की बात की है। अब मैंने अर्ज करना था कि 50 लाख घर बनाने वाला भी एक शहजादा आया था, आजकल अडयाला बैठा हुआ है, तो हाँ नहीं, तो ये 38 लाख उन्होंने एहतियातन 12 लाख की कमी कर दी है, पता नहीं क्या वैसे नेक्स्ट सेगमेंट में हमने खुसूसी तौर पर बिलावल भुट्टो साहब के नारों पर ही गुफ्तगू करनी है। हाँ जी, तो 38 लाख घर उन्होंने बनाने का ऐलान किया। मेरी उनसे गुजारिश होगी कि बजाय इसके को फिगर दे, वो ये कहें कि सलाबजदगान के तमाम घर जो हैं वो हम तामीरें नौ कराएंगे, उसके अंदर 38 लाख हों, 20 लाख हों, 15 लाख हों, जितने भी हों, क्योंकि उसके लिए पैसे तो मिल चुके हुए हैं और केयर टेकर गवर्नमेंट को उन डोनर्स ने पैसे नहीं देने, $15.5 अरब जो है तो वो खर्च करना है। अभी मंशूर पूछा गया, भाई कर्जा लेंगे हम और बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत लोगों में बांटेंगे, बस ये मंशूर है हमारा, ये कॉमन है, पहली बात। नंबर 2, अब हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड के अंदर मुफ्त में बांटने के लिए एक और भी विंडो जनरेट कर ली है कि हम पहले 100 यूनिट मुफ्त कर देंगे, 200 कर देंगे। अगर आपको याद हो तो हमदा ने तो बकायदा नोटिफिकेशन भी कर दिया था और उस नोटिफिकेशन को उस वक्त मुल्क में कुछ इलेक्शन हो रहे थे, ज़िमनी इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल कर दिया था। तो इसका मतलब है कि ये भी प्रोजेक्ट जो है ये हमें डोनर से अप्रूवल मिल गई हुई है, ये हुकूमत के आते ही हो जाना है। इस पे रजी साहब करते हैं बात। मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा मुखालफिन को ललकार रही हैं, वो कह रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले अब मैदान में आकर मुकाबला करें और इस वक्त नून लीग का मुकाबला करने वाला कोई है ही नहीं। क्या कहेंगे इन दावों पे आप? जाहिर है कि दूसरे जेल में चले गए हैं तो मुकाबला कहाँ से होगा? मेरा मतलब है कि अपनी जूतियां छोड़कर ये लोग भाग गए हैं। लेकिन उन्होंने जो दूसरी बात कही, उन्होंने मुख्तलिफ इक़दामात जो हैं चेयरमैन पीटीआई के गिनवाए और कहा कि हमने तो आपसे नहीं कहा था कि आप ऐसे करें। और आज देखिए, मेरे कुछ दोस्त अहबाब को हमेशा शिकवा रहता था कि इलेक्शन का माहौल नहीं बन रहा, और आज मैं उन दोस्तों की गुफ्तगू सुन रहा हूँ इलेक्शन के माहौल के ऊपर, तो मुझे हल्की सी खुशी भी हो रही है कि चले इलेक्शन का माहौल तो बन गया। आज तीनों लोग जो है, 3 मेन पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप, उनके दावे, उनके बयानात जो हैं वो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रहे हैं। अडयाला जेल के अंदर जो गुफ्तगू की है बानी पीटीआई ने, वो हेडलाइंस के अंदर चली है और उस गुफ्तगू को भी उन्होंने मतलब कि जिस तरह जो वो चाहते हैं, जो वो पैगाम देना चाहते हैं, ये इलेक्शनियरिंग का हिस्सा ही है ना जी। सही है। ये जो कुछ उन्होंने किया है आज वहां पे बैठ के, जो बयानात दिए हैं, अपनी 2018 की हुकूमत के बारे में कोई गुफ्तगू की है, तो मेरा मतलब है कि इलेक्शन का माहौल बन गया है। उन दोस्तों को उम्मीद हो कि इलेक्शन का माहौल बन गया है, सियासी पार्टियां उतर आई हैं अपने दावों के साथ। ठीक है। हमें क्या करना है एज ए पाकिस्तानी, एज ए सिविल सोसाइटी, कि इनके इन वादों को नोट करना है, डॉक्यूमेंट करना है, और फिर जब ये इक्तदार में इनमें से जो भी पार्टी आए उसको वो वादे याद दिलाने हैं कि आपने इन वादों की बुनियाद के ऊपर अवाम से मैंडेट लिया था, वोट लिया था, इन वादों की तकमील कीजिए, और वो जितने % भी उसकी तकमील कर पाए, हमें अवाम के सामने उसको ईमानदारी के साथ पेश करना है। ठीक है जी। सलमान आबिद साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है सारी सिचुएशन पे? और ये जो मंशूर है वो 27 जनवरी को नून लीग का पेश किया जाएगा, जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो तंज कर रही है कि नून लीग अपना मंशूर लंदन भुलाई है।
देखिए, सियासी जमातों का एक ही मंशूर होता है, इक़्तिदार की बंदरबांट और इक़्तिदार की तकसीम के अंदर अपना हिस्सा। इससे ज़्यादा उनका कोई मंशूर नहीं होता, और ना पाकिस्तान में इंतखाबात मंशूर की बुनियाद के ऊपर होते हैं। पहली बात तो ये है। हमें ये बताया जाता था कि मुस्लिम लीग नून सबसे ज़्यादा तजर्बाकार जमात है, सबसे ज़्यादा उसके अंदर प्रोफेशनल लोग हैं और सबसे ज़्यादा उसके अंदर सलाहियत रखने वाले अफराद हैं। अब अगर इरफान सदीकी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, सब लोगों की मौजूदगी में मैनिफेस्टो 27 जनवरी को आना है, तो उस पर तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना आप लोग। फिर क्या ज़रूरत क्या है, ऐसी तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत क्या थी, ऐसी मैनिफेस्टो देने की? और कौन सी ऐसी इनकी तारीख है जिसके ऊपर ये कहा जाए कि जी इनके पास, इनके हुकूमत से या इनके कामों से पाकिस्तान जो है वो बड़ा तरक्की कर गया और इन्होंने वाकई मैनिफेस्टो पे बड़ा अमल किया? ये ऐसी एक कहानी है। और ये भी मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ लोगों की तसल्ली के लिए, कि पीपल्स पार्टी ने अभी तक मंशूर नहीं पेश किया। वो 10 नुकाती एजेंडा जो है वो मैनिफेस्टो नहीं है। अगर किसी ने पढ़ा, मैंने वो डॉक्यूमेंट देख लिया है, वो सिर्फ इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर उनके 10-12 स्लोगन है। जो पूरा डिटेल मैनिफेस्टो है वो अभी भी पीपल्स पार्टी ने भी पेश नहीं किया हुआ। एक बात। दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज समझती है कि ये पाकिस्तानी कौम कोई बेवकूफ़ों की जमात है और ये वो बांग्लादेश के अंदर बैठ के इलेक्शन लड़ रही है। तो भाई सबको पता है कि पीटीआई को इंतखाबी निज़ाम से कैसे बेदखल किया गया है, कैसे निकाला गया है और कैसे उनके हाथ पैर बांधकर उनको इंतखाबी निज़ाम से अलहदा किया गया है। अब आप मुकाबला करना चाहती थी तो फिर उनका मैदान में मुकाबला करती हैं। आप तो खुले मैदान के अंदर मुकाबला कर रही है ना, जहां पर एक बड़े प्लेयर को, जो पंजाब का एक बड़ा प्लेयर था पीटीआई, उसको तो निकाल दिया है आपने। अभी भी वो मुकाबला कर ही रहे हैं ना, भागे तो नहीं है, वो भी इलेक्शन के अंदर ही है, आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके निशानात मुख्तलिफ हैं। तो ज़रा तसल्ली रखें, 8 तारीख को भी उनको पता चल जाएगा कि वो खुद कहाँ खड़ी हैं और दूसरे कहाँ खड़े हैं। तीसरी बात यह है कि मरियम साहिबा ये समझती हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में जो तरक्की हुई है ना, वो उनके अब्बा के दौर में हुई है, किसी और के दौर में तरक्की नहीं हुई। पीपल्स पार्टी ने भी मुल्क बर्बाद कर दिया और क्या कहते हैं, इमरान खान ने भी मुल्क बर्बाद कर दिया। अब मुमकिन है कि वो ये कहेंगी कि अगर तरक्की का कोई महवर है, जैसे वो कहती हैं कि सिर्फ उनके अब्बा हैं। अब ये जो अब्बाओं की सियासत है, इसी से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है। और आप देखिए कि माशाल्लाह जो मुस्लिम लीग नून का हाल है, जो पीपल्स पार्टी का हाल है, जो पीटीआई का हाल हो गया है, ये जो बड़ी सियासी जमातें हैं, इनकी तरजीहात को देखें, अवाम के मसाइल को देखें, अवाम की मुश्किलात को देखें, अवाम के अंदर जो माशी बदाली है उसको देखें, तो आपको एक बड़ा तजाद नजर आएगा। और ये सब एक खुशनुमा नारे, जज्बाती किस्म के नारे लगा के लोगों को बेवकूफ़ बनाना, और ये चूरन जो है ये कब तक बेचेंगे? ये चूरन नहीं बिकने वाला। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है वो अपनी, जिसे कहते हैं, दलदल में चला गया है और आम आदमी के लिए उसमें सिवाय, जिसे कहते हैं, बर्बादी के और कुछ नहीं है। ये बड़ी बड़ी तकरीरें करके जिस तरह से हमें दिल बनाने की कोशिशें की जाती हैं, मुझे लगता है कि ये घर में बैठ के सारे बाप बेटे खानदान जो है हंसते होंगे पाकिस्तानी अवाम पे कि हम इनको कैसे बेवकूफ बनाते हैं अपनी तकरीरों के जरिए। खालिद फारूकी साहब, आप क्या राय रखते हैं? बारे में राय, मंशूर के बारे में या सियासी जमातों के बारे में या बंदरबांट के बारे में, इस सब पर आप क्या राय रखते हैं? मंशूर आपके ख्याल में कितना इम्पोर्टेंट है? मंशूर तो जाहिर है किसी पार्टी का प्रोग्राम होता है जो उन्होंने अपने अवाम को देना होता है कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या करने वाले हैं। मसला दूसरा भी है कि सियासी पार्टियों को हुकूमत करनी नहीं दी जाती। कौन सी सियासी जमात है जिसने अपनी हुकूमत पूरी की? यही वजह है कि मंशूर पर कोई अमल दरामद नहीं होता। ये सिर्फ जैसे वागा साहब ने भी कहा कि लॉलीपॉप है अवाम के लिए। हकीकत बात है, उनके सामने बेशुमार मसाइल होते हैं। हम देखें, हमारे पास बड़ा आसान एक तरीका है कि हम सियासी जमातों को गंदा करें, हम सियासी लीडरशिप को इल्जाम देते रहें, हम उनको सिर्फ करप्ट कहते रहे और हम ये समझें कि तमाम मसाइल के जिम्मेदार वो हैं। अगरचे वो सियासी जमातें और सियासी लीडर हैं, लेकिन सिर्फ उनको इल्जाम देना ये कतई तौर पे मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान में ये कल्चर डेवलप हो गया है कि जब आपको कोई बात ना समझ में आए तो आप कहें कि कोई किसी को तो कुर्बानी का बकरा बनाए, किसी को तो बुरा कहना शुरू करें। अब नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के अलावा मुझे बताएं, आप पाकिस्तान में किसको लेके आएंगे? आप बानी चेयरमैन जो है पीटीआई के, इनके अलावा किसको दिखाएंगे? क्या बाकी पाकिस्तान में आप समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई बंदा के अलावा फिर किसको लेके आएंगे? आप बिलावल भुट्टो या आसिफ जरदारी के अलावा किसको लेके आएंगे? बाकी पॉपुलर लीडरशिप है कहाँ पे? अगर ये पॉपुलर लीडरशिप भी आज पाकिस्तान में ना हो तो आप ये अंदाजा करें कि ये मुल्क कितना बांझ हो जाए। यहाँ पे हमारा पॉलिटिकल कल्चर थोड़ा बहुत जो है ये भी कितना मर जाए। सिंध से आने वाला कोई शख्स, खालिद फारूकी साहब, मारूसी सियासत ने ही पॉपुलर लीडरशिप को कभी आगे आने दिया ही नहीं है।
ये देखिए, ये जो मोरूसी ये भी सियासत तो की हम अलमिया बात है। करते हैं, मोरूसी सियासत, देखिए मोरूसी सियासत एक सिस्टम के तहत खत्म होती है। एक सिस्टम चलता है। पीपल्स पार्टी की जो पिछली हुकूमत थी उसमें कौन सी मोरूसी सियासत थी? गिलानी साहब यहाँ वजीर आजम रहे, राजा परवेज अशरफ यहाँ वजीर आजम रहे, सिंध में कायम अली शाह वजीर आला रहे, अब वहां पे मुराद अली शाह वजीर आला थे। किसको आप मोरूसी सियासत कहती हैं? जिस तरह से चीजों को ठीक किया जा सकता है उस सिलसिले को तो चलने दिया जाए ना। हमारे यहाँ तो चलने ही नहीं दिया जाता। अगर चलेगा ये मामला तो मोरूसी सियासत भी खत्म हो जाएगी। हम इंडिया की मिसालें देते हैं, लेकिन इंडिया में हम ये नहीं देखते कि जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो सिस्टम है उसमें मुदाखलत क्या होती है, क्या उसको चलने नहीं दिया जाता, क्या उसको पॉलिसीज वजह नहीं करने दी जाती। पाकिस्तान में आज मैं मुख्तसर थोड़ी सी बात को कर दूं कि पाकिस्तान में मुस्तकबिल में जो हम कह रहे हैं ना कि मंशूर नहीं दिया, मंशूर पहले मौजूद होते हैं, नए तकाजों के मुताबिक नए मंशूर देने होते हैं। अभी तक इंतखाबात के हवाले से जिस हम इब्हाम का शिकार हैं, ये भी इसमें एक बड़ी रीजन बनी है। अब जो कुछ हमें नजर आ रहा है पाकिस्तान में, देखने की बात यह है कि जो मंशूर आएगा, खा वो 10 दिन के बाद आए, 8 दिन के बाद आए या 2 दिन के बाद आए, अगर से पहले आ जाना चाहिए था। अब सिर्फ बात तो ये करने की है कि हमारी 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाने का ये आखिर एक साथ क्यों नहीं बैठते? इसकी क्या वजह है खालिद फारूकी साहब? मतलब जाती मुफादात इसकी वजह है या फिर कोई और वजह जो आप बयान कर रहे हैं? इसकी जाती मुफादात की वजह है, इसकी एक अना जो है ना वो वजह है बुनियादी तौर पे। हम सब मिलके, आपको याद होना चाहिए, हम कोई कतई तौर पे किसी जमात की हिमायत की या मुखालफत की बात नहीं कर रहे। हम पीटीआई के चेयरमैन से, मानी चेयरमैन से क्या कहते रहे? हम यही गुजारिश करते रहे ना हमेशा, तो भाई इनको भी साथ मिलाओ, एक टेबल पे आओ, बैठ के बात करो, इकोनॉमी को बेहतर करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान का बुनियादी इशू तो इस इकोनॉमी का है। यही है। सलमान आबिद साहब भी कुछ ऐड कर रहे हैं जी। कोई ऐसा मंशूर देती है तो उसको वेलकम कहना चाहिए। ठीक है जी। सलमान आबिद साहब आप कुछ कह रहे थे? मैं तो कह रहा हूँ खालिद फारूकी साहब, ये मुझे बताइए ना, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में रही, PMLN भी हुकूमत में रही, PTI भी हुकूमत में रही, इन तीनों जमातों ने अपने अपने दौर में कौन सा ऐसा इकोनॉमिक प्लान दे दिया जो मुल्क को आगे लेके जाने में कामयाब हुआ है? ये कोई नई बात तो नहीं है, ये इक्तदार के अंदर जमाते रही है यार, और ये इक्तदार के अंदर रहते हुए भी हमें कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं दे सकी है। अलबत्ता इनके खानदानों के प्लान बहुत शानदार तरीके से तरक्की की है, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। बिल्कुल बात यही है कि ऐसी सूरत हाल बन जाती है जब भी ख़ास तौर पर इंतखाबात करीब आते हैं तो तमाम सियासी जमातें हैं वो साथ मिलकर नहीं बैठती हैं, और पता नहीं क्यों बैठना नहीं चाहती हैं मुल्क की हालात को बेहतर करने के लिए। इसकी बड़ी वजह उनके ज़ाती मुफादात ही हो सकते हैं या फिर कोई और वजह है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आजकल जलसों में ललकार रहे हैं, ख़ास तौर पर नून लीग पर जो तंजिया नशर है वो चला रहे हैं, क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, उस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि चौथी बार भी मुझे क्यों निकाला का रोना धोना होगा, और तंज करते हुए कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से शेर नज़र आया, ऐसा ना हो फिर छुप कर बैठ जाए। क्या कहेंगे रजी साहब बिलावल भुट्टो की नून लीग पर इस तरह से तंज पर, और बिलावल के मुसलसल तंज पर नून लीग हमने देखा अभी तक खामोश है? मैं इसमें ना इस पे मैं बात करता हूं, लेकिन पहले मैं पिछले सेगमेंट में जो बात जारी थी मैं उसमें एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बुश सीनियर साहब अमेरिका के सदर बने, बुश जूनियर साहब बने, अब उनकी अगली नस्ल भी आ गई और उनमें से जो है वो उनका साहबजादा फिर मेरा ख्याल या गवर्नर बन गया या कहीं जगह पे ऊपर उम्मीदवार होगा। तो वहां पे किसी ने जो है वो इसका इल्जाम नहीं लगाया अभी तक अमेरिका के अंदर। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस वक्त मैंने ब्रेक के दौरान चेक किया तो पता चला कि जनाब PMLN जो है वो मंशूर लाने में इसलिए लेट हो गई है कि वो इस बात की एक्सरसाइज कर रहे हैं कि अगर 8 को वो इलेक्शन जीत गए तो उन्होंने 9 को क्या करना है, 10 को क्या करना है, क्योंकि हम माजी में ये देख चुके हैं कि 2018 के अंदर हमें IMF के पास जाना था, हमने जाऊंगा नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, जाना पड़ेगा, मजबूरी है, ये करते करते 8 महीने ताखीर कर दी थी, जिसकी बाद में कॉस्ट फिर कौम को भुगतनी पड़ी और हम आज तक भुगत रहे। ये 2 बातें रिकॉर्ड के ऊपर मैंने कहा मैं अर्ज कर दूं। फिर अब आ जाइए आपके उस सवाल की तरफ के, देखिए बिलावल साहब जो हैं वो किसके ऊपर तंज के निश्चित बसाएंगे। बिलावल साहब जो अपील करते हैं वो एंटी नवाज शरीफ वोट को अपील करते हैं और उसके अंदर जो है वो मेरा मतलब है कि इस वक्त 3 कैंडिडेट हैं ना जी एंटी नवाज वोट के, एक पीपल्स पार्टी है,
एक पीटीआई है और एक जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी भी अनफॉर्चुनेटली एंटी नवाज शरीफ वोट को अपील करने की कोशिश करती है और नतीजे के तो वो इसलिए उनका इनके ऊपर तंज करना बनता है। सही है। और इनको गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ जोड़ना, खास तौर पे इनको ज़ियाउल हक की लेगेसी का जो है वो वारिस कहना, ये उन्हें सूट करता है पॉलिटिकली, ताकि वो उस वोट को जो कि पीटीआई की सियासत के ऊपर गैर एलानिया पाबंदी के बाद गू की कैफियत में है, उसको वो अट्रैक्ट कर सके। आइंदा आने वाले दिनों में हम उनकी जुबान के अंदर मजीद तलखी देखेंगे और पीएमएल-एन के अंदर से बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा था। आज मैंने देखा है कि ट्विटर के ऊपर ख्वाजा साद रफीक साहब ने उन्हें बड़े नरम अल्फाज के अंदर रिप्लाई किया है। अदरवाइज जो पॉलिसी है वो यही है कि हमने पीपल्स पार्टी की तनकीद का जवाब नहीं देना। और सलमान आबिद साहब मुस्कुरा रहे थे, उनसे पूछ लेते हैं। हो सकता है कि किसी लेवल के ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग भी मौजूद हो। ठीक है जी सलमान आबिद साहब। ये कह रहा था कि मैं रिजवान रजी साहब को दाद देता हूँ अपने इस भाई को, यानी जितना मुस्लिम लीग नून के मैनिफेस्टो की डिलेइंग का जस्टिफिकेशन नोट उन्होंने पेश किया है, उस पर मैं उनको शानदार अंदाज से खराज अकीदत पेश करता हूँ। पहली बात तो ये है, देखिए बात बड़ी सादी सी है कि जो इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब है ना, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो उनको लगता है कि पीटीआई तो पीछे से आउट हो गई है, हम बेहतर तरीके से पीटीआई को पता नहीं वो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैं आपको बिलावल भुट्टो की कैंपेन का अगर आप जायजा लें और पंजाब में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट की हालत जार का भी जरा थोड़ा सा एनालिसिस करें किसी प्रोग्राम में, तो मैं आपको बताऊंगा कि 7-8 कैंडिडेट के अलावा पूरे पंजाब में वो कैंडिडेट नहीं है जिनको आप हैवी वेट कैंडिडेट कह सकते हैं। और खुद बिलावल साहब का ये इलेक्शन में लाहौर से हिस्सा लेना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मसला उनके पास भी सिवाय सियासी चूरन के और कुछ नहीं है। 38 लाख किसान वो भी बना देंगे, बिजली को और 300 यूनिट मुफ्त बिजली। मौजूदा मौशी सूरत हाल में काबिल अमल है, ये क्विकली बताइएगा सलमान आबिद साहब। लगा रही है, जज्बातियत पर मबनी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खालिद फारूकी साहब आप क्या राय रखते हैं? नहीं, देखिए जो बिलावल का मामला है ना जी, बिलावल ने तो जाहिर है पाकिस्तान ये उनको पता है कि पंजाब में उनकी पार्टी की वो पोजीशन नहीं है। हाँ जी। ये मेरे ख्याल के मुताबिक पार्टी को नए सिरे से मुतारफ करवाने की कोशिश है। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नारों की झलक भी देना चाहते हैं, बीबी बेनजीर के नारों की झलक भी देना चाहते हैं और खुद अपना आप भी कौम के सामने लाना चाहते हैं। तो ये जो वादे और दावे हैं, ये मौजूदा मुआशी सूरत हाल में काबिल अमल होंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो जो ये वादे कर रहे हैं ये बहुत आसानी से हो, लेकिन अगर मैनेजमेंट की जाए, अच्छी मैनेजमेंट की जाए, तो 300 यूनिट उन्होंने पूरी कौम को तो देने नहीं है। जो लोगों को पहले मिल रहे थे, आज से 8 साल पहले, 4 साल पहले तक मिल रहे थे ना लोगों को, कम आमदनी वाले तबके को दिए जाते थे यूनिट, अब भी दिए जा सकते हैं। मसला तो ये है कि क्या अशराफिया थोड़ा अपने हिस्से को कट करने की लगाने के लिए तैयार होगी? अगर अशराफिया तैयार होगी तो गरीब तबके को मिलना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? और आप क्यों समझती हैं कि किसी को ये बात भी नहीं करनी चाहिए? गरीब तबके के लिए जितनी मैक्सिमम मुराद की बात है वो तो करनी चाहिए ना। आप इनकी आमदन डबल करने की, 4 गुना करने की बात करें, उनकी आमदन बढ़ेगी तो वो कहीं थोड़ा बहुत जिंदगी गुजारने के काबिल होंगे। अब तो बेचारे अपनी सुबह शाम की रोटी भी पूरी नहीं कर सकते। अब हम ये सोचें बात तो ये खालिद फारूकी साहब, महज बात करने से कुछ नहीं होता ना। बात करने के लिए यकीनी तौर पर कुछ नहीं होता, लेकिन बात करने से ही आगे काम भी निकलता है। ख्वाब दिखाना जो होता है ना, ख्वाब दिखाना, इसमें कोई बुराई नहीं होती। ख्वाब तो भले ही बाद में पूरे ना किए जाएं, आप वादे वफा ना किए जाएं। वादे तो जिम्मेदारी उन पे आएगी, यकीनी तौर पे आएगी। हमने यही देखा है ना, हम ये देखते हैं कि कोई गरीबों की बात ही नहीं करता। किसकी बात की जाती है कि ये जनाब हमारा एक्सपोर्टर है, ये हमारा इम्पोर्टर है, ये हमारा टेक्सटाइल है, और ये वक्त थोड़ा कम है, मैं चाहूंगी बात करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। मैं वागा साहब इलेक्शन कमीशन और लाहौर पुलिस के दरमियान जो पोलिंग स्टेशंस के लिए नफरी का कोई नया फॉर्मूला तय पाया है? क्योंकि आम इंतखाबात के लिए नफरी की कमी है, ये तो आईजी पंजाब पहले ही बता चुके हैं। क्या है ये नया फॉर्मूला? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि 92,000 जो नफरी है पंजाब पुलिस की वो कम है, जो आइंदा आने वाली हुकूमत के दौर में उनको तो वो भर्ती कर लेंगे। लेकिन अब जो नया इनका प्लान है ना, इसके मुताबिक पुलिस के साथ साथ दूसरी चंद कानून नाफिज करने वाले इदारे भी वहाँ मौजूद होंगे और इन्होंने प्लान ये किया है कि हम हर पोलिंग स्टेशन पर
उतनी मुनासिब नफरी रखेंगे जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर ले। अब इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशंस का कोई निज़ाम, कोई सिस्टम ऐसा वो बना रहे हैं कि वहां कम से कम पुलिस की डिप्लॉयमेंट हो और जिससे कि उनकी जो नफरी है वो वहां पूरी होकर फिर भी वो काम कर सके। इसमें पहला अमल तो ये होगा कि पोलिंग स्टेशन से काफी दूर तक कोई गैर मुतलका बंदा जो है वो पोलिंग स्टेशन के करीब नहीं आएगा। ये उनका नुक्ता नंबर 1 होगा। उसके अलावा उनकी ये कोशिश होगी कि वहां किसी किस्म की कोई हंगामा आराई ना हो और पोलिंग स्टेशन सिक्योर जगह पर बनाए जाएं ज्यादा से ज्यादा, जैसे स्कूल्स में बनते हैं, जहां उनको मैनेज करने में, कंट्रोल करने में ज्यादा आसानी हो सके। ये तो उनका प्लान है। अभी जो मेरे पार्टिसिपेंट दोस्त कुछ बातें कर रहे थे, मैं बिलावल भुट्टो के नारों की बात करना चाहता हूँ कि तीर जो है वो शेर। वक्त की किल्लत है और आपकी राय मुकद्दम, हम इस पर दोबारा से बात ज़रूर करेंगे।